बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कुछ अच्छी खबरें तो आ रही हैं, जैसे कि खबर आई कि जो आखिरी किस्त थी IMF की तरफ से स्टैंड बाय एग्रीमेंट की $1.1 अरब वो पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म का ये मानना है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है। खबर अच्छी तब होगी कि जब हम इस तरह के जो हम लोन लेते हैं उससे हम निजात पालें हमेशा के लिए। तो बहरहाल कुछ मसाइल ऐसे हैं जो अभी भी हल तलब हैं, हमने आज उस पर गुफ्तगू करनी है। आज जो अदलिया में मुबैना तौर पर मदाखलत का मामला, उस पर असखुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आज लार्जर बेंच ने उसकी समाअत की, बड़ी तवील समाअत हुई, 3 घंटे से ज़ायद ये समाअत जो है वो जारी रही। बहुत अहम मामला उसमें ज़ेर बहस आए, खासकर जो तजावीज़ मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स की जानिब से सामने आई, उसमें क्या कुछ जो है वो कहा गया है और क्या इसका ऑर्डर आया, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा अहम मसला और वो है किसानों से जुड़ा, क्योंकि किसान इस वक्त जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं। गंदम का मसला है, वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है और उसको हुकूमत ख़रीद नहीं रही है, जिसकी वजह से ये मामला अब लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। शामी साहब, बड़ा अहम मसला है, गंदम का हल तलब मामला है और इस पर अभी तक कोई हम ये देख नहीं रहे कि कोई हल जो है वो सामने आया हो। कोशिशें तो जारी हैं। तो असल में गंदम जो है ना अब वाफर मिकदार में हो गई है, फिर इंपोर्ट भी कर ली गई है। वो मैं PTI के वो है ना ऑन बप्पी साहब जी, सेनेटर जी, उनकी मैं तकरीर सुन रहा था। वो कहने लगे कि यूक्रेन से यानी कमो बेश 4 से 8 हफ्ते लगते हैं पाकिस्तान में जहाज़ पहुँचते। ये कैसे हुआ कि उधर फैसला हुआ, उधर जहाज़ आ गया, यानी को पहले से ये लीक हो चुकी थी बात। बहरहाल ये अब निगरान हुकूमत के दौर में बिल्कुल गंदम जो है वो इंपोर्ट करने का फैसला हुआ और गलत असेसमेंट लगाई गई। अब उसके पीछे किसका हाथ था, कौन जिम्मेदार था, वो तो बात की बात है, उसका भी हिसाब होना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए। लेकिन असल मसला यह है कि अब गंदम इतनी वाफर मिकदार में हो गई कि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, बैंकों से पहले आपने कर्ज दिया हुआ, पहले गंदम गोदामों में पड़ी है। हाँ जी, उस पर काफ़ी वो सूद भी पे कर रहे हैं। जो किसानों से जो गंदम लेनी है वो अभी को मामला वो तय नहीं हो पा रहा और हुकूमत भी उसमें उलझी हुई है और किसान भी एहतजाज कर रहे हैं। उसमें सियासी जमातें भी शामिल हो गई हैं। अब लाहौर में भी किसानों के लीडर जो हैं उनको पकड़े गए हैं, उनकी कुछ ना कुछ गोशमाली भी हुई है, रिहाई भी हो गई है। रिहाई भी हो गई है, एग्जैक्टली। पकड़ा भी, छोड़ भी दिया। हाँ जी, उसने अपना बना के छोड़ दिया। क्या कल वो शिकायत ही कर रहे थे कि तशद्दुद हुआ है जी हम पे। लेकिन बहरहाल हम तो एक वैसे भी कोई तबई तौर पर कोई एक एहतजाजी कौम हो गए ना, इन हद तक एहतजाज करते रहते हैं। एहतजाज के बगैर कुछ सुनता नहीं है, ना सुने तो एहतजाज करते हैं, फिर उसके अपने नुकसानात हैं। तो बहरहाल अब पंजाब हुकूमत का बड़ा मसला तो इस वक्त ये है। अब हमारे बिलाल यासीन साहब हैं हमारे साथ। सर अभी आ रहे हैं, बस वो किसी रिकॉर्डिंग में बैठे थे, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ बस चंद ही लम्हों में होंगे। उन्होंने जो आज पॉलिसी बयान दिया है, अगर मैं सर इजाज़त दें छोटा सा सिर्फ ये पढ़ दूं। उन्होंने कहा है कि जी गंदम जो इंपोर्ट हुई है, वही आपकी वाली बात, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी जमात इसकी मुकम्मल मुखालिफ है। आटे के थैले की कीमत में हमने 1000 रुपये कमी की है। महकमा खुराक ने किसान और सारिफ दोनों का ख्याल रखना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी गंदम की पॉलिसी पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। गुज़श्ता बरस वही जो अभी आपने बताई 40 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई, तो आ चुकी ना। हाँ जी, ये इनका पॉलिसी बयान था सर जो कि सामने आया है। और एक इशू जो एक और आ रहा है सर खरीदारी से मतलब, वो कह रहे हैं कि गंदम जो है जो इस वक्त मौजूद है उसमें नमी की कुछ मिकदार है, शायद वो 10%। हाँ जी, एग्जैक्टली, नमी की मिकदार ज़्यादा है, बारिशें हो रही हैं ना। अब उसमें भी ये होगा ना कि जब वो खुश्क होगी तो वजन कम हो जाएगा। तो ये भी एक मसला है। बहुत से मसाइल हैं, बड़ा टेक्निकल मसला है ये। और उसके साथ गन्ने का मसला भी है। अब गन्ने के जो यानी मिल ओनर्स हैं उन्होंने भी हंगामा उठा रखा। वो कहते हैं कि ये जो चीनी है ये वाफिर मिकदार में मौजूद है, इसको एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए ताकि नई फसल आए तो चीनी खरीदी जा सके। अब हुकूमत जो है उसी एक्सपोर्ट की इजाज़त देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे चीनी महंगी हो जाएगी। और मिल मालकन कह रहे हैं कि चीनी वो अगर पड़ी रहेगी तो वो पैसे कैसे देंगे, फसल कैसे उठाएंगे। तो मतलब ये तो एक
वो ऐसा मैकेनिज्म सोचना चाहिए कि हुकूमत इस मामले से निकल जाए। वो ऐसा कोई अदारा कायम हो जो यानी पब्लिक प्राइवेट को पार्टनरशिप हो जाए, और इससे हुकूमत से तो मामला संभल नहीं रहा ना। कभी शुगर मिल वाले नाराज हैं, कभी शुगर उगाने वाले नाराज हैं, कभी चीनी खरीदने वाले नाराज हैं, कभी गंदम जो है बेचने वाले नाराज हैं, कभी गंदम खाने वाले नाराज हैं, और हुकूमत जो है वो सरकारी अफसर जो है वो जो यानी वो मक्खी पे मक्खी मार देते हैं, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है सियासी हुकूमत को। मेरी सर अभी जब मैं प्रोग्राम में बैठने वाला था तो हमारे जो नुमाइंदे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लियाकत अंसारी साहब, वो क्योंकि आज पंजाब असम्बली में मौजूद थे, तो उनसे भी मैंने ये पूछा कि तासुर क्या मिल रहा है। ज़ाहिर है एक तासुर पता चल जाता है ना कि कितनी पुरज़्म है हुकूमत, कह तो रही है, लेकिन वो बज़ाहिर यही हो रहा है कि जी इतनी वाफिर मिकदार में पहले ही मौजूद है तो कैसे खरीदें। तो है ना, हाँ। लेकिन मसला ये है कि उस अज़्म का क्या करेंगे, उसको ऊपर कहाँ से करेंगे। तो यानी पैसे देने हैं, गंदम खरीदनी है, एक उलझन पड़ गई है। अब बहरहाल इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, अगर ना ये जो मुसीबत जो है वो गले पड़ी रहेगी और इसकी बड़ी हैवी कॉस्ट देनी पड़ेगी हुकूमत को, बड़ी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, सियासी कीमत। अभी हमारी कहती ना हुकूमत, जवाद शरीफ साहब भी कहते हैं कि हमने जो हुकूमत बनाई थी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद, हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया, रियासत को बचा लिया, रियासत को बचा लिया, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। जो है अब सियासत जो है उसको दाव पे लग गई है, काश्तकार दाव पे लग गया है, और ये आगे इसके असरात होंगे तो कोई मसला जो है कोई। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल यासीन साहब। वालेकुम जनाब। बिलाल साहब, गंदम आपसे संभाली नहीं जा रही, गन्ने वाले कह रहे हैं हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं मिल रही, तो क्या हो गया, कुछ आप बौखला तो गए हैं? शामी साहब मुझे अर्ज करने का मौका दीजिएगा, सिर्फ मैं जल्दी बता देता हूँ। नहीं, इरशाद फरमाए आप। आपकी मेहरबानी है। शामी साहब मैं एक चीज बताऊं कि इस वक्त जो पंजाब में हार्वेस्टिंग होती है ना जी, वो 20-22 लाख नहीं 20-22 मिलियन मेट्रिक टन होती है जी। उसमें से जो फूड डिपार्टमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 10% और 12% वो प्रोक्योरमेंट करता है। बाकी जो रिमेनिंग जो आपका जो आती है ना तकरीबन 2 मिलियन मेट्रिक टन, वो ओपन मार्केट में रहती है और ये अपनी जगह खुद बनाती है। फूड डिपार्टमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने दोनों साइड को देखना है कि जो ग्रोअर है उसको भी उसकी प्राइस सही मिले और जो उसका एंड यूजर कंज्यूमर है जो अर्बन साइड के शहरी लोग हैं। मगर बिलाल साहब होता है, अब जो इंपोर्ट हो गई है उसकी वजह से अब कीमतें कम हो जाएंगी ना मार्केट में। जी 1000 रुपया जामी साहब, 1000 रुपया जो बैग है जो 2 महीने पहले 2800 रुपए पे था, वो आज 1800 पे है। अल्लाह अकबर। जो एक बैग 2800 रुपए पे 2 महीने पहले था, वो आज 1800 रुपए पे है। रोटी 20 रुपए से 16 रुपए भी हो गई है और कई दुकान जो में है उसमें 15 रुपए नोटिफाई हो गया। तो ये इसका बेनिफिट भी तो देखें, ये भी तो इस साइड के लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अब जो चीफ मिनिस्टर आज कैबिनेट मीटिंग थी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो ये था, मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ, कि वो कहती है कि ये किस तरह की पॉलिसी है कि दोनों साइड के लोग सेटिस्फाई नहीं है। किसान कहता है मैं 3900 पे सेटिस्फाई नहीं हूँ, एंड यूजर कहता है कि मुझे रोटी बहुत महंगी मिल रही है। तो हमें जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी पॉलिसी की करेक्शन करें और ये जो पैसे जो बिलियन ऑफ रुपीज को इंजेक्ट करते हैं आप फूड डिपार्टमेंट में, जो खूह खाते में जाते हैं, इनको कन्वर्ट करें आप किसी और पैकेज में, और वो जो किसान जो इस वक्त हिट हुआ है उसको आप वन टाइम उसको कंपलसेट करें इन शेप ऑफ कैश और इन शेप ऑफ जो छोटा किसान है उसकी गंदम प्रोक्योरमेंट करके, और फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो बिलियन ऑफ रुपीज है उनको इंजेक्ट कर दें किसी किसान कार्ड में, ताकि किसान को उसको इनपुट सस्ती हो जाएंगी, तो वो 39 से कम पे भी बेचेगा ना तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ठीक निकलेगी। और दूसरी तरफ जो है ना वो रोटी की प्राइस, बिलाल साहब अभी तो 3900 रुपया नहीं मिल रहा ना, उसको तो 3100, 3200, 3300 मिल रहा है। नुकसान हो रहा है। जी सर, वो वजह ये है ना, मैंने वजह ये है कि एक तो मॉइस्चर जो है ना, जो आपका जो क्लाइमेट चेंज है ना उसने हिट किया है, उसने हिट किया है कि कोई मुदावा तो करना पड़ेगा ना। हम बरसों से स्टोरेज बना रहे हैं और मालूम होता है कि हमारी स्टोरेज मुकम्मल नहीं है। वो इंडिया में कहते हैं कि उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है, वो फटाफट वो स्टोरेज के वो उसका एहतमाम कर लेते हैं।
वो टेंट खड़े कर देते हैं वाटर प्रूफ। नहीं शामी साहब, इसमें इंडिया तो इस बिजनेस से बाहर हो चुका है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इंडिया वाले तो अब ना इस स्टोरेज में जाते ही नहीं है। इंडिया वाले इस बिजनेस से बाहर हो चुके हैं। ये पंजाब ही है जो बिलियन ऑफ रुपीज की जो अमाउंट है उसमें इंजेक्ट करता है और दोनों तरफ से सुनता है। और उसके बाद चंद एक लोग हैं जो ब्लैक शीट्स हैं, जिनका धंधा चलता है, वो कहते हैं कि इसमें और अरबों रुपए डाली जाओ। तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर का मूड ये है कि हमने इसको जो पॉलिसी को रेक्टिफाइड करना है और पॉलिसी कुछ इस तरह की इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हम ये जितने जो पैसे हैं बिलियन ऑफ रुपीज हैं, इनको हम इंजेक्ट करेंगे किसी कार्ड में, डायरेक्ट इसकी इनपुट सस्ती हो, किसान को डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी किसान हो, ना के मिडलमैन, ना के आरती, ना के बड़े बड़े फ्लोर मिलर्स, वो इसका फायदा उठाएं सिस्टम। मसले का तो हल निकाले ना। अब गन्ने वाले कह रहे हैं कि हमारे पास चीनी वाफर मिकदार में पड़ी है, हुकूमत एक्सपोर्ट नहीं करने दे रही। अब गन्ने की फसल आएगी तब हाहाकार मच जाएगी। तो ये भी आप कोई प्लान तो करें, कोई ऐसा करें कि कोई हुकूमत बीच में से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए, कोई जो यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बन जाए, कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए। क्या मुनासिब नहीं होगा? शामी साहब, इसी चीज के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए कि ये जो इस वक्त वीट प्रोक्योरमेंट में जो हम पार्शली बाहर आ रहे हैं ना, इसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए कि इसमें मैं तीसरी दफा कह रहा हूँ कि बिलियन ऑफ रुपीज इसमें इंजेक्ट कर देते हैं, जिसका हासिल वसूल कुछ नहीं होता, कोई करप्शन की नजर हो जाता है और कोई माफियाज कहा जाते हैं। इसी वजह से यही प्लान है कि आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस से बाहर आया जाए। तो बाकी ये जो मैंने आपको कहा था कि हार्वेस्टिंग टोटल होती है 22-23 मिलियन मेट्रिक टन, उसमें से सिर्फ 4 जो मिलियन मेट्रिक टन है वो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है, बाकी 20 किधर जाता है? ये सवाल है कि वो बाकी भी तो अपनी जगह बनाता है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इस चीज से बाहर आना होगा, मगर ये नहीं है कि हम किसान को खाली छोड़ देंगे उसके हाल पे। किसान को हम पैकेज भी देंगे, छोटे किसान की प्रोक्योरमेंट भी करेंगे। फिलहाल साहब हुआ ये है ना, जो इम्पोर्ट हुई है उसकी वजह से कीमतें कम हो गई हैं, डिमांड कम हो गई है मार्केट में, इसलिए रोया जा रहा है। जी वीट फ्लडिंग हो गई है जी, उसमें तो ये जो जिसका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है जी आज, तो मैंने आज असेंबली में भी यही कहा है कि जो इसमें प्राइम मिनिस्टर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जो हाई पावर कमेटी है, वो 2 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी और वो पब्लिक होगी। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला रहम फरमाए और आपका हामी और नासिर हो और हमारा भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसा मौका है जब किसान ये एहतजाज करें कि कल हम यौम मजदूर जो है वो मना रहे होंगे, यकम मजदूर। हाँ जी, वो किसान तो मजदूरों में शुमार नहीं होते ना बेचारे। सर मजदूर तो ये इंडस्ट्रियल मजदूर है ना, किसान जो हैं वो तो 24 घंटे के मजदूर हैं। ये भी तो आप देखें ना, किसान जो हैं उनके औकात कार कोई नहीं है। हर वक्त सुबह शाम, सुबह उठना है, रात को जागना है, पहरा देना है, गोडी करनी है, पानी लगाना है। भाई काश्तकारी जो है ये कोई आसान काम नहीं है, जिसे आप गंदम आसानी से खा जाते हैं ना बैठ के। इसको उगाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, लंबा प्रोसेस है जिससे गुजरते हैं। चलें सर, आपने जिक्र किया है अदालतें भी जाग रही होती है, खेत के हर खोशा गंदम को जला दो जिस खेत से दैका को मयसर न हो रोजी। अब कई ऐसे हैं वो अपने खोशे जला रहे हैं, मगर बाहर देखते हैं, बस वो नौबत ना है जो कह रहे हैं कि जी हम उनको भी हमारी अपील होगी जरा सब्र करें और हुकूमत से अपील होगी जरा तेज हो जाए, जल्दी करें और कुछ करें, मसले को हल करें। सर आज बड़ा एक अहम मामला, तो पहले कहा था भाई अफगानिस्तान को गिफ्ट ही भेज दो, चलो कोई सवाब ही मिल जाएगा, कुछ सेंट्रल एशिया में भेज दो, कोई एक्सपोर्ट कर दो, ताकि मार्केट में वाफर मिकदार में जो गंदम है जब कम होगी तो कीमत मिलेगी ना किसान को, और किसान का नुकसान भी नहीं होगा ना, सीधी सीधी बात है। चलें सर आगे बढ़ते हैं। हमने जो जिक्र किया कि अदलिया में मुबैना मुदाखलत का जो केस है, की जो मुदाखलत जो आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो खत लिखा था मार्च की आखिरी तारीखों में, वो 27 मार्च को, शायद ये 26 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, अब वो चीफ जस्टिस साहब के पास आया, फिर उन्होंने फुल कोर्ट इजलास हुआ, फिर उसमें फैसला हुआ, एक कमीशन बनेगा, फिर वो कमीशन बन नहीं सका, तसद्दुक जिलानी साहब जो थे वो किनारा कश हो गए, और फिर क्योंकि अब वो मोटो नोटिस ले लिया गया, अब कितने रुकनी बेंच है सर? अब 6 रुकनी बेंच है जी हाँ। काजी फायज़ ईसा साहब, मसरत हिलाली साहिबा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान,
जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आप साहब। देखिए, सीनियर जजों के नाम आपने बाद में लिए हैं, जूनियर के पहले दे दिए। सर वो असल में मैंने एक वो बनाया, मंसूर अली शाह साहब सीनियर तरीन जज हैं, चीफ जस्टिस बनना है उनको, और कमाल के आदमी है भाई, ऐसे बड़े दानिश्वर माशाल्लाह। अच्छा बात सुने, वो ये है कि अब आज जो समाअत हुई है, अब उसमें 6 जजों ने तो बेचारों ने अपनी बिपता बयान कर दी कि हमारे तो जनाब बेडरूमों में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे तो रिश्तेदार जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, अब बताइए हम कहाँ जाएं? तू कहा, तू ही बता कि तेरा मुसलमान किधर जाए, ऐ रूह मोहम्मद। अब जो हमारे बाबर सत्तार साहब है, उनके साथ क्या बड़े हुआ? अजीम शान जज है, और उनके जनाब उनके पीछे पड़ गए सोशल मीडिया। जी हाँ, अब उसके आज पीछे हुआ कौन सर है? उसका, हाँ, जिक्र हुआ उसका आज। तो पीछे कौन है? और बेसरोपा इल्जामात और झूठ, ऐसे इस तरह पर्दाजी, जो बड़े पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस तक रसाई नहीं है, उनका टैक्स के रिटर्न है भाई। बात ये है, उनको कहा जी ये तो डुअल नेशनल है, लाहौल वाला कौन, उनके पास ग्रीन कार्ड है, वो एक ऐसा कैरियर है, बरतानिया में ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हार्वर्ड में पढ़े, प्रैक्टिस शुरू की, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए 2005 में। एग्जैक्टली, और पाकिस्तान और दिन रात एक कर दिया, खिदमत की अपने वतन की। इनके सर बीपर्स किया करते थे, इनको प्रोग्राम्स में लिया करते थे। हाँ, रोशन ख्याल शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बहरहाल वो भी झुके नहीं, डरे नहीं, डटे रहे। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड बात है, जिसमें वो सारे उनका दिफा किया है, एक एक इल्जाम का झूठ साबित किया है, और तो जो उनके इल्जामात लगाए गए सब गलत, बेसरोपा। अभी कौन इनका हाथ रोके, कौन इनको पकड़े? और बहरहाल बाबर सत्तार साहब को अल्लाह हौसला दे, और ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया है, और अपनी जगह अब वो भी दस्तखत करने वालों में दूसरे भी अच्छे जज हैं। अब वो कहते हैं भाई हमें हमारी रहनुमाई करो, हम क्या करें? अब चीफ जस्टिस साहब ने ये किया, वो जो कि तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं ना, उनको कहा कि आप हमें तजावीज़ दें। बिल्कुल, पांचों हाई कोर्ट्स हैं, पांचों हाई कोर्ट्स। और उसके बाद ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वकला की, वो भी आ गई अपनी लेके दरखास्तें। 300 के करीब वकला थे सर, जिन्होंने उनको भी कहा कि भाई आप कोई तहरीरी दलाइल अपना वो तजावीज़ दे दे। बिल्कुल, अव्वलन तो होना ये चाहिए था, ये सारी बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल मिल के एक तजावीज़ मुरतब करते, उनके लीडर बैठते सर जोड़ के और मुरतब करते, अपने वकाला से तजावीज़ लेते की सूरत में दे देते और उनको दे देते। अब भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई आप अपने तहरीरी तौर पर तजावीज़ पेश कर दे। अब जो आइंदा समाअत होगी, आज तो अटॉर्नी जनरल वो तजावीज़ पढ़ के सुनाते रहे जो अदारे ख्याल किया हाई कोर्ट ने। तो पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस साहब तो बड़ी खरी बात करते हैं, सच्ची बात यह है। और उन्होंने कहा भाई, उन्होंने अपना चंद साल पहले का नोट पढ़ के सुना दिया जब वो जुडिशियल कमीशन में, हाँ जी, फैजाबाद कि भाई ये नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनकी रिपोर्टें आ रही हैं। उनका आपकी रिपोर्टें कैसे आ रही हैं? उनका अभी IB, ISI और MI पता नहीं क्या है कि नहीं है, उनकी रिपोर्टें आ रही हैं जज मुकर्रर पर जजों के बारे में, और उनके ऊपर पता नहीं किसने रिपोर्ट लिखी है। तो उन्होंने कहा भाई ये रिपोर्टें आपको गवर्नमेंट को दे, गवर्नमेंट जब यहाँ लॉ मिनिस्ट्री आती है तो लॉ मिनिस्टर साहब आके रिप्रेजेंट करे। ये कहाँ से आ गई इंटेलिजेंस एजेंसी? जहाँ फिर क्या लेना देना? धरना उसमें फैजाबाद धरना केस में उन्होंने किस तरीके से फैसला दिया, और हुकूमत ने कमीशन बनाया, और उस कमीशन ने क्या किया? उसने लुटियाई डबो दी, खाया पिया कुछ नहीं, उसने बरी कर दिया सबको, जाओ चैन आराम। अब बताइए कमीशन जो है, उस कमीशन को क्या करें हम? क्या खराज तहसीन पेश करें? अल्फाज ही नहीं मिल रहे, जहां से कुछ ना निकला। तो आप ये हुकूमत को भी जरा मजबूत होना होगा ना। और ये जो जज जो हैं वो भी उनको इज्तिमाई, पहले होता ये था कि अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो गया पूरी कोर्ट खड़ी हो जाती। अभी सर जो अभी ये जो कोर्ट अदालतों में तफरके पैदा हुए, अदालतों में डिवीजन पैदा हुई, उससे भी मौका मिला ना। ये तो सारी कोर्ट एक तरफ हो, और जज के पास तो इख्तियार है कंटेम्प्ट का, जज को तो प्रोटेक्शन है आइन की, उसको तो कोई निकाल नहीं सकता। तो फिर आप
उसका तो निकाला भी फिर जजों के हाथ में है ना निकालना। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो जजों को मजबूत होना चाहिए, इज्तिमाई रिस्पॉन्स होना चाहिए और यही सर फैसला हुआ है, यही फैसला हुआ। एक ये भी हुआ है कि जी 7 दिन के अंदर जो है, एक तो ये कि आप अपने जो भी आपके यानी कि मुतल्लिका चीफ जस्टिस है उनके नोटिस में लाएं अगर कोई मदाखलत की कोशिश करता है, और अगर नहीं लाते तो सर उस जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर सिविल जज से लेकर बिल्कुल जो सिविल जज को दबाव में लाता है वो भी उतना ही बड़ा मुजरम है। आपने शामी साहब एक दफा जिक्र किया था वो जो आईसीसी का रूल है इंटरनेशनल क्रिकेट के, उसमें लाजमी है बताना। हाँ जी, अगर प्लेयर नहीं बताता तो फिर उस प्लेयर के खिलाफ कार्रवाई होती है कि भाई आपने क्यों नहीं जिक्र किया कि आपको किसी ने अप्रोच किया था। इसलिए और दूसरी और चीफ जस्टिस ने बड़ी दिलचस्प बात, भाई अंदर से भी तो दबाव होता है ना। हाँ जी, अंदरूनी मदाखलत। ये जो वकला क्या करते हैं, इनके जो लीडर हैं बार एसोसिएशंस के, ये ट्रेड यूनियन बना ली है इन्होंने। ये जजों को धमकाते हैं, जाके उनसे मिलते हैं। इनके जो ये बार एसोसिएशंस के जो ओहदेदार है ना, इनके मेल जोल पर भी कोई नजर रखनी चाहिए जजों से। अगर ये मिले उसके मिनट लेने चाहिए मीटिंग के, क्यों मिले, क्या वजह मिले, मिनट तो तफसील दर्ज हो, क्या बात हुई, और फिर सेशन जज से जो और या चीफ जस्टिस से पूछे बगैर ये अब कोई मिल ना सके। अब ये भी तमाशा है। एक और जो आप देखें, जो किसी बार एसोसिएशन का ओहदेदार मुंतखब होता है उसकी फीस बढ़ जाती है, उसकी धौंस बढ़ जाती है। अब ये ऐसे लोग मौजूद है ना, तो वो भी तो एक दबाव है ना जजों पे। ऐसे सर, लेकिन उस पे सीजे कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मदाखलत के दरवाजे हम खुद खोलते हैं। मतलब वो सही कह रहे हैं ना कि हम खुद खोलते हैं। मदाखलत भी है, ये वकीलों को भी लगाम देनी होगी और इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी देनी होगी, एक और मदाखलत इंतजामिया को भी देनी होगी। एक और मदाखलत का उन्होंने कहा कि ये जो मॉनिटरिंग जज लगाना है ना, ये भी मदाखलत है। हुई ना नवाज शरीफ साहब के केस में मॉनिटरिंग जज लगा। फिर आपने जेआईटी बनाई, उसमें इंटेलिजेंस एमआई और आईएसआई के लोग शामिल कर लिए, किस खुशी में? आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन को ताराज कर दिया। और ये जो लोग छापे मारते थे चीफ जस्टिस साहबान जाके, और जिस तरीके से उद्यम मचाया हुआ था, कोई उनका भी एहतसाब हो ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनकी तस्वीरें भी हटाई जाएं, उनकी पेंशन भी जब्त हो, उनका टाइटल भी छीना जाए। क्या तमाशे बना दिए, जिम्मेदार ठहराए तो फिर। ओ भाई, यहां जो चीफ जस्टिस साहबान है उन्होंने कितना उद्यम मचाया है कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, और सियासतदान अपनी जगह लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे को जिच करने के लिए लगे हुए हैं। तो खाना खाली ना देव भी गिरत। मीडिया में आने के शौकीन भी तो बहुत थे ना सर। इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या किया, उनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लोग उठे और उन्होंने उसके बाद चलाई, रायगढ़ चली गई, और उसके बाद आने वालों ने क्या किया, किस किस तरीके से एब्यूज किया पावर्स। और ये जो हमारे काजी फाइज हिस्सा है, यानी ये तो भुगता है इन्होंने, यानी बेंच बना हुआ चीफ जस्टिस ने तोड़ दिया, उनको अलग कर दिया, अनप्रेसिडेंटेड। ये इनको शिकायत रही थी काजी फाइज साहब को कि इनको बेंचेस में शामिल ही नहीं करते थे। और यानी ऐसा कुछ चीफ जस्टिस हम ख्याल बेंचेस बनते थे। चीफ जस्टिस के गुलाम है कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? और इसने कहा हाई कोर्ट अपनी जगह एक अदारा है, इंडिपेंडेंट, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह एक अदारा है। लेकिन अब ये जो है, अब ये क्या किया उन्होंने, ये चीफ जस्टिस आए हैं, इन्होंने अपने इख्तियार सरेंडर किए, इन्होंने कमेटी जो हुकूमत ने कानून बनाया था उसको अप्रूव किया है, उस पर अमल किया है, और कमेटी जो है 3 रुकन वो बना, वो यानी केस रेफर। शामी साहब, ब्रेक की तरफ हमने जाना है, लेकिन मैं जाते थे ये जो जाहिर है, ये बात सुने, जजों को अंदर से भी ताकतवर होना पड़ेगा। उनके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है इंसान, वो ताकत पकड़े और मजमुई माहौल भी पैदा करना पड़ेगा। हमारे जमाने देखिए, हमारी CPNE थी, APNS थी, अखबारों की तंजीमें, एडिटरों की, पब्लिशरों की। जब जो हुकूमत के अखबार थे, ट्रस्ट के अखबार थे, जब किसी अखबार पर कोई वार होता था, वो एडिटर पकड़ा जाता था, तो सारे इकट्ठे हो जाते थे, अपनी नौकरी दांव पे लगा देते थे। अच्छा। और ट्रस्ट के एडिटर भी, हमारे जियाउल इस्लाम अंसारी साहब और दूसरे हमारे मकबूल शरीफ साहब और 2 लोग खड़े होते थे। और जब हमें गिरफ्तार किया भुट्टो दौर में,
अल्ताफ हसन कुरैशी साहब को, यासिर कुरैशी साहब को, मुझे, हुसैन नकी साहब को, मुज़फ्फर कादर को। तो जब भुट्टो साहब से मिलने के लिए एक एडिटरों का डेलीगेशन गया लाहौर में वक्त लेके, अच्छा, जब उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने वो बच साहब को, यूसुफ बच साहब थे उनके एडवाइजर, उनको भेज दिया। अच्छा, आप बात कर लो इनसे जाकर, ठीक है। तो मजीद नज़ामी साहब ने कहा, मरहूम ने, बड़े जनाब तंतने के दबदबे के आदमी थे, उन्होंने कहा हमने भुट्टो साहब से मुलाकात का वक्त लिया है, आपसे नहीं लिया। सही। उन्होंने कहा जी वो मसरूफ हैं, उन्होंने मुझे भेज दिया है। उन्होंने कहा हमने आपसे नहीं मिलना। सही सर, वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ नहीं। उन्होंने क्या किया, वॉकआउट कर गए। अच्छा, वॉकआउट कर गए। जो एपीपी के यहाँ रीजनल डायरेक्टर थे अहमद बशीर, वो भी साथ ही वॉकआउट कर गए। सही है सर, मैंने बुलाया। अच्छा ब्रेक। भाई ये तो सारे इंडिपेंडेंट हैं, तुम तो सरकारी मुलाजिम हो एपीपी के, तुम किसी खुशी में जा रहे हो, अच्छा, कि छोड़ के यानी वॉकआउट कर रहे हो। प्राइम मिनिस्टर का क्या जवाब आया? उन्होंने कहा जनाब मैं इनके साथ आया हूं, ओहो, अच्छा, इनके साथ जाऊंगा। यूनिटी सैक कर दिया गया, ओहो, सैक किया गया। बाद सर मैंने जनरल जियाउल हक के दौर में, सर मैंने ब्रेक लेनी है, अगर है बाद हम ब्रेक ये है, ये रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी इस तरीके से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। कुछ अर्से पहले एक जो है वो बयान और जुमला कह लें बड़ा मशहूर होता था, और वो ये कि जी नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। और अब जो नैब की तरफ से शामी साहब कुछ फैसले हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी बातें दुरुस्त। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको बरी कर दिया है एहतसाब अदालत ने, क्योंकि नैब ने कहा कि ये केस ऐसा नहीं है जिसकी वो LNG वाला। और इस्माइल साहब भी उनके जी हाँ, उसमें तमाम मुलजिम जो हैं वो बरी हो गए उससे। दूसरे बड़े बेचारे जो हमारे बड़े अच्छे लोग, बड़े वो जो थे इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको भी फंसा लिया गया। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कितनी जेल काटी है ये बताइए आप। मिफ्ता इस्माइल जो है कितनी सोबत से गुजरे, बर्दाश्त कर चुके हैं। और ये तो सियासी लोग हैं, और जो बेचारे वो सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, जो इनके शरीक मुल्ज़मान थे, उन पर जो गुजरी है। अब नैब ने तो पोपले मुंह से आके कह दिया। हाँ जी, चलिए ये भी अच्छा है कि अब नैब के अंदर कोई ढंग के आदमी आके बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो उनको जेल उन्होंने काटी, जो उन्होंने मुकदमे लड़े, जो पेशियाँ भुगती, जो उन पर इल्ज़ाम तराशी हुई, इसका मुदावा कौन करेगा? जो टाइम ज़ाया हुआ कौन करेगा? हाँ। उनका ज़ाया हुआ ना, कौन करेगा मुदावा? और दुनिया में हद तक इज्जत का कानून जो है ना, वो हरकत में आता है। हरजाना देना पड़ता है, कंपनसेशन होती है। अब नैब के जो पुराने जिम्मेदार हैं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क्या किया? आंखें बंद करके खिलौना बन गए और मक्खी में मक्खी मारते रहे और लोगों को रुस्वा किया, और नतीजे में खुद रुस्वा हो गए। तो अब ये अगर आपको हरजाना उनको अरबों में देना पड़ता, अगर कोई वो ये दूसरे किसी मुल्क में वो होते, तो यहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो बहरहाल अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब नई जमात भी बनाने जा रहे हैं, कि सुना है कि जी कोई नई जमात बना रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, तो देखेंगे जब बनाएंगे। एक खबर आई है सर, इशरतुल इबाद साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है दुबई में, हो सकता है कि कोई सिलसिला हो। जी, तो डॉक्टर इशरतुल इबाद भी बेचारे जनाब है ना, तलाश में है, कोई आशियाने के कोई घोंसला मिल जाए उन्हें। चलिए अच्छी बात है, आ जाए, वो भी आ जाए, सारे आए, अपनी खिदमत करें। पता नहीं कौम किसी की सुने ना सुने, पार्टी बनाना कोई खेल थोड़ी है यार। सही बात है। दिल का उजड़ना सहल से, बसना सहल नहीं जालम। हाँ, बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है, बसते बसते बस्ती है। और पार्टी को खराब करना आसान है, बनाना मुश्किल है, टाइम लगता है। चले शायद कुछ बना लें इसको अपने। देखें सर, पुलिस के जो मामला पटन से ये खबर आई है, हैरत अंगेज खबर। एक बच्ची जो है वो अगवा हुई,
फिर ये रिपोर्ट हुआ कि जी वो कत्ल हो गई कर दिया है। गया। हाँ जी, और 3 साल, पौने 3 साल के बाद हाँ वो बाजियाब। और बच्ची जो है उसके बाद उसका मुल्ज़िम पकड़ लिया गया। हाँ जी, और उसने पुलिस की रिपोर्ट, उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया, 164 का बयान भी हो गया उसका बयान भी हो गया अदालत के सामने। अब बताइए आप, और फिर मालूम हुआ वो बच्ची जिंदा है और वो कोई घर पहुंच गई, पता नहीं कहाँ रही वो, कौन उठा के ले गया था उसको। मदरसे में जो है वो रही, अगवा करके ले गए, जो बच्ची की तरफ से जो वालिदैन या जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये कि जी वो मदरसे में रही वहां पर करीब, बहरहाल जिंदा वापस आ गई। अब वो, और यहाँ अभी तो हमने ये कम्युनिस्ट मुल्कों का सुना था, कहते थे कि सोवियत यूनियन में खरुश्चेव साहब की जो थे वज़ीर आज़म उनकी घड़ी चोरी हो गई। अच्छा, या स्टालिन की चोरी, पता नहीं, स्टालिन की, चलिए स्टालिन नहीं मान रहे, उनकी घड़ी चोरी हो गई। तो अब वो घड़ी चोरी हुई, इसकी तलाश शुरू हो गई। अब वो ढूंढते ढूंढते सर वो घड़ी चोरी से मुझे कुछ और मालूम याद हुआ आ रहा पलंग के नीचे उनका 4, 5, 6 घंटे बाद फोन किया गया। अच्छा, पुलिस वालों को कि भाई घड़ी बरामद हो चुकी है, अब आप तफ्तीश ना करें। उनको लो, यहाँ तो 6 मुजरम पर उन्होंने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि हमने घड़ी चोरी की है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ तो वो छिजरौल है पुलिस की, वो मरता क्या ना करता होगा भी मैंने कत्ल किया, मैंने अगवा की है बच्ची। सर वो मशहूर अदीब है ना कि हाथी से भी कहलवा दे कि मैं ही हिरन हूँ। इफ्तिखार भट्टी साहब हैं सर हमारे साथ, जो वो हमारे जो कैप्टन क्या उस्मान अनवर साहब आईजी जी, उस्मान अनवर साहब, आप किसको दाद दें इसकी, वो भी बताएं जरा, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर इफ्तिखार भट्टी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जिन्होंने ये है हमारे तफ्तीशी अदारे, और इस तरह, और कितने लोग हैं बेगुनाह, वो कैद काटते रहते हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है तो जुर्म ही नहीं किया। ऐसे ही है। इफ्तिखार भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, ये मुल्जिम जमानत पर है जी? अपना सलमान भाई बिल्कुल, ये मुल्जिम की जमानत हो गई थी, सिर्फ 28 दिन जेल में रहा है। लेकिन कितना बड़ा है ये लड़का है कोई? हाँ, एज क्या है? मुल्जिम की उम्र क्या है? मुल्जिम की उम्र क्या है? मुल्जिम की उम्र अपना होगी कोई 30-32 के करीब। अच्छा, उसने इकबाल जुर्म कर लिया कि हाँ मैंने बच्ची अगवा किया, उसको कत्ल किया है। वीडियो बयान भी जारी हो गया। जी बिल्कुल, उसका वीडियो बयान है कि बच्ची को मैंने कत्ल किया और कत्ल करके नहर में फेंक दिया है। और कमाल की बात देखें कि बच्ची 2.25 साल बाद घर आई है। तो अब जो पुलिस का जो है वो किरदार तफ्तीश पर सवालात उठ रहे हैं कि ये मुझे ये कहने दीजिए कि कहते हैं कि बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, और महकमा जो है इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, बाकमाल महकमा है और लाजवाब। वो तो ठीक है, लेकिन आप बताइए कि वो मुल्जिम जो है जेल में है इस वक्त या जमानत पर है? शामी साहब, मुल्जिम की जमानत हो गई है और उसका केस चल रहा है अभी कोर्ट में ना। अब क्या केस? अब तो जाहिर, अब तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उन तफ्तीशी अफसरों पर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ हुई है कार्रवाई? शो को मुअत्तल हुए उस पर मुतलका पुलिस अफसरान को जिन्हें तफ्तीश की है उनके शो का नोटिस जारी कर दिया है। और जो मैडम है एसपी इन्वेस्टिगेशन है, मैडम शहदा नरीन, वो इसकी तफ्तीश कर रही हैं। इस केस के हवाले केस दोबारा ओपन हो गया है, इसकी आज से 9 दोबारा तफ्तीश शुरू हो गई है केस की। तो बच्ची रही कहाँ वो इतने दिन? बच्ची कहाँ रही? बच्ची एक दर्स में, वो कह रही है कि दर्स में रही है, 2.25 साल वहां पे पढ़ती रही है। लेकिन सवाल ये है कि बच्ची वहां कैसे पहुंची और 2.25 साल उस दर्स में उसकी परवरिश बगैर किसी आइडेंटिफाई के वहां पे वो करते रहे हैं। ये भी अजब बात है। ठीक है, लेकिन बहरहाल वापस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, मगर पूरा पोल खोल दिया उसने। ऐसे ये कल ही खुल गई। सर हम आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़रा कम है, ब्रेक पे जाना है। एक अहम मसला है और वो है सर जो पोलियो वायरस को काबू करने के लिए जो इस वक्त इरेडिकेशन मुहिम है वो शुरू हो गई है। 29 अप्रैल से 5 रोज़ तक ये जारी रहेगी और इस सिलसिले में कतरे पिलाए जा रहे हैं, कतरे जो है वो पिलाए जा रहे हैं। पोलियो कतरे पिलाएं और अपना मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें। कोई इलाज नहीं है अगर पोलियो का मर्ज लाक हो जाए, सारी जिंदगी अपाहज हो जाता है बच्चा जो है। ऐसे ही है सर। डायरेक्टर ईपीआई डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सलमान साहब। डॉक्टर साहब, पंजाब में जो ये भी बताइएगा, जो मुहिम तो चल रही है, जो माहौलियाती नमूने आ रहे हैं, इसका सोर्स आप लोगों के पास क्या है और चैलेंज क्या है इस वक्त बड़ा? जी बिल्कुल,
वैसे तो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 2020 के बाद कोई पोलियो का केस नहीं आया, लेकिन ये इन्वायरमेंटल सैंपल जो है वक्तन फवक्तन पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे अभी मार्च में इस वक्त लाहौर से एक सैंपल पॉजिटिव आया, फैसलाबाद से आया, मुल्तान से आया। लेकिन ये वायरस जो है इंडिजियस नहीं है, ये वायरस जो है इम्पोर्टेड है। किसी का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से नहीं है, जी, मुकामी नहीं है, बाहर से आया है। जी जी जी, उसमें KPK से उनका मिल रहा है, कईयों का राब्ता, कई जो है वो कराची से मिला है, जो मुल्तान में से आया पॉजिटिव। इसी तरीके से कुछ जो है वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला से उनके जो कनेक्शन है। ये जो बाहर से आता है वायरस, ये भी नुकसान दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि वायरस की सर्कुलेशन को रोकना जो है ना, असल में पोलियो रेडिकेशन स्ट्रेटजी जो है दुनिया भर में, जैसे आपको पता है कि पोलियो का खात्मा हो चुका है सिवाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। पाकिस्तान को जो बॉर्डर है अनफॉर्चुनेटली बड़ा पोरस बॉर्डर है, इसमें इन एंड आउट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और बच्चे जो अफगानिस्तान से, KPK से या मुख्तलिफ सूबों से आते हैं, तो वो हर वक्त खतरा रहता है कि चूंकि वायरस जो है ये एक्सक्रीट होता है बच्चों के स्टूल में, और वो ज़ाहिर है फिर सीवरेज में जाके मिक्स होता है, और ये फीको ओरल डिजीज़ है, जिसने फिर अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो मुंह के जरिए जरासीम ये जाएगा। इन्वायरमेंट में वायरस 2 माह से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसको लाजमी अपनी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि किसी बच्चे को, किसी इंसान के अंदर इसने अब अपनी जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ को करना है, आगे बढ़ाना है, तो इसको खुद भी तलाश होती है ऐसे बच्चे की जिसमें इम्यूनिटी कम हो किसी वजह से भी। तो अभी ये है कि अगर तो बच्चों को के अंदर इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो, जैसे हर बार कैंपेन में बच्चे कतरे पी रहे हों, तो अगर वो वायरस उसके अंदर जाता है तो बगैर नुकसान ये निकल जाएगा। लेकिन जी मगर आप अगर कतरे पिला दें जी तो फिर वो बच्चा महफूज हो जाता है। बिल्कुल, वो बच्चा महफूज हो जाएगा और वो वायरस बगैर नुकसान दिए फिर निकल जाएगा वायरस। और ये पंजाब में भी मुश्किलात हैं आपके लिए कोई? जी बिल्कुल हैं, क्योंकि जाहिर है कोई वायरस के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। और सब अब हमने ब्रेक का टाइम हो गया है, आने वाले दिनों में जाहिर इस पे हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।